Dear students, this is lecture second for class 10th physics. In this lecture, we will discuss more about the concept of electric charge. लेकिन यहाँ पे आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन अगर देखेंगे, डेफिनेशन मैंने बोली इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वर्ड है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वो प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसके बारे में हमें ज्यादा मालूम ना हो, यानी कि जिसके डेफिनेशन के बारे में पूरी तरह से हमें जानकारी ना हो। इस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। यहां पे है इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्चुअली अगर हम ये चार्ज देखेंगे ये किस चीज का बना होता है ये हमें एक्चुअली पता ही नहीं है, इसलिए इस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसकी हमें प्रॉपर डेफिनेशन ना हो उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी किसकी है? मैटर की। लेकिन हमें ये पता है इस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से ये चार्ज या एक मैटर को अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, उसको हम तब नाम देते हैं इट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन एक्चुअली ये चार्ज होती क्या है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको नाम देते हैं इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्लियर? अगर हम सबसे पहले अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बोला था जो इसका यूनिट है ऐसा यूनिट पता है, वो यूनिट जो स्टैंडर्ड होगा, वेरी नहीं होगा, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, और इसका ऐसा यूनिट है दैट इज कूलम। ठीक है, और दो क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अगर चार्ज की बात करेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। ये पॉइंट आप याद रखोगे। यहाँ पे चार्ज क्या है? चार्ज एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी है। अब हमें पता है एक एटम में, लास्ट क्लास में भी हमने देखा, एक एटम अगर इसका कंपोजिशन देखेंगे वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ होता है। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन की चार्ज देखेंगे वो है माइनस और प्रोटॉन की चार्ज देखेंगे वो है प्लस, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे आपको मैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट बोलूंगा। अगर आपको कोई बोलेगा जो एक कंसेप्ट ऑफ चार्ज एक्चुअली किसने डिस्कवर किया, ये किसने स्टडी किया, एक्चुअली एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1752 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंजामिन। उसी ने हमें कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक चार्ज का। साइंटिस्ट का नाम याद रखोगे, इसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक्चुअली ही गिव द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ऐसे अगर हम देखेंगे हमारे पास इस चार्ज की वजह से करंट फ्लो होती है, जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बोला जब अब एक मटेरियल में फ्लो होगा, एक दरिया की तरफ अब फ्लो हो जाएगा किनका? इलेक्ट्रिक चार्जेस का, तब हम इसको नाम देते हैं इट इज इलेक्ट्रिसिटी और सिंपली इट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक करंट दो तरह की हो सकती है। एक को हम नाम देते हैं डीसी करंट और दूसरे को हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये डीसी करंट क्या है और ये अल्टरनेटिंग करंट क्या है आगे मैं समझाऊंगा, जब यूनिट में आएगा तब मैं आपको बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बोलूंगा। जो ये डीसी करंट है ये एक्चुअली थॉमस एल्वा एडिसन ने डिस्कवर किया था।
और अगर एसी की बात करेंगे, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय निकोला टेस्ला। दो तरह की करंट्स होती है, एक है डीसी करंट और एक है अल्टरनेटिंग करंट। अगर डीसी की बात करेंगे, इसका कंसेप्ट हमें किसने दिया? इसका कंसेप्ट हमें दिया है थॉमस अल्वा एडिसन ने। और अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे, इसका कंसेप्ट हमें दिया निकोला टेस्ला ने। क्लियर है यहां तक? बेंजामिन के ही दो लॉज है, एक है इसीने वो डिस्कवर किया था, उसने देखा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्ज फॉर एग्जांपल दो चार्ज आपको पता है, एक होती है प्लस चार्ज पॉजिटिव और एक है माइनस चार्ज। अगर प्लस और प्लस चार्ज होगी या माइनस और माइनस चार्ज होगी, इनको हम नाम देते हैं लाइक चार्जेस। और एक होती है अनलाइक चार्जेस, प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये अनलाइक चार्जेस। जो लाइक चार्ज है वो हमेशा रिपल करते हैं और जो अनलाइक चार्ज है वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दो पॉइंट्स आप याद रखोगे, लाइक चार्ज इज रिपल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। क्लियर है यहां तक? हमें अब बॉडीज तीन तरह की हो सकती हैं। चार्ज आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम एक बॉडी की बात करेंगे, मैटर की बात करेंगे, मैंने आपको सबसे पहले ये बोला था, जैसे कि अगर हम मैटर की बात करेंगे, मैटर में क्या क्या प्रॉपर्टी है? आप मैटर में मास भी होता है और स्पेस, this it is property. Apart from these two properties, we have another property that is charge. ठीक, इन प्रॉपर्टीज को नाम देते हैं हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज को नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्यों नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता है कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, कैसे एक मैटर को अट्रैक्ट करता है या कैसे एक मैटर को रिपल करता है। ठीक, जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग या किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ज्यादा जानकारी ना हो, तब हम इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं दैट इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्लियर है यहां तक? अब ये जो मैटर हमारे पास है, ये किसका बना होता है? एटम्स का। एटम्स आप लोगों ने देखा होगा कि एटम्स किनका बना होता है? वो सब एटम पार्टिकल्स का, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का बना होता है। ठीक है ना? अब अगर इस बॉडी में अगर हम एटम की जनरल बात करेंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। ठीक, न्यूक्लियस की चार्ज माइनस है, प्लस है, और जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है वो माइनस है, न्यूक्लियस की चार्ज प्लस है। तो इन जनरल प्लस और माइनस जो आपस में होते हैं वो न्यूट्रलाइज इस बॉडी को करता है। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एटम एक हमारा न्यूट्रल होता है। अब हमारी बॉडी जो मैटर है ये किसका बना होता है? ये एटम्स का बना होता है। ठीक, अब इस एटम में, अब इस मैटर में इन जनरल दो कंडीशंस आ सकते हैं। ठीक, एक सबसे पहली कंडीशन जब ये नॉर्मल पे होंगे तो इसमें अगर मैं मानूं जितने भी इसमें प्लस चार्जेस है उतने इसमें बराबर माइनस चार्जेस है, तब मैं इसको नाम देता हूं दिस इज न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी किसको बोलेंगे? जब भी हमें एक बॉडी में, एक मैटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होंगे, तब हम इसको नाम देंगे न्यूट्रल बॉडी। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी। अब इसमें दो कंडीशंस और अराइज हो सकते हैं, या तो इसमें कभी कभार ज्यादा माइनस चार्ज आएंगे या कभी कभार इसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। अगर एक बॉडी में अगर आप मैं ये बॉडी लूंगा, लेट अस सपोज इसमें 5 क्यू प्लस चार्ज है और -5 क्यू चार्जेस है। इसका मतलब है जितनी इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतनी इसमें क्या है? माइनस चार्ज। तो इसमें को मैं नाम दूंगा न्यूट्रल बॉडी। क्लियर? लेकिन अगर इसमें अब कोई कंडीशन ऐसे आएगी, इसमें अब -5 के बदले खाली
-3 क्यू चार्जेस रह गए। तो अगर हम देखेंगे यह है +5 और -3, इसमें ज्यादा कौन सी चार्ज रहती है? ज्यादा रहते हैं +2 चार्जेस। तब हम इस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी नाम नहीं देंगे, तब हम इस बॉडी को नाम देंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्या देंगे ना? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। यानी कि अगर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स होगा, किनका एक्सेस होगा? एक बॉडी को आप कब नाम देंगे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है या ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। अगर एक बॉडी में एक्सेस अब होगा, प्रोटॉन्स का मतलब प्लस चार्जेस इसमें ज्यादा है, तब हम इसको नाम देते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्या देगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर मैं गिलास रॉड लूंगा और सिलिका कोई क्लॉथ लूंगा, इस गिलास रॉड को, यहां पे गिलास रॉड मैं सपोज करता हूं, इस गिलास रॉड को मैं किसी स्लिक के साथ रब करवाऊंगा, ठीक। तब जो यहाँ पे गिलास रॉड होती है ये चार्जेस लूज करती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। हमें पता है हमारा एटम जो होता है इसमें क्या क्या है? एक प्लस एक माइनस, ठीक। अगर आप उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, किसको? इलेक्ट्रॉन को, यहां पे क्या रह जाएगा? प्लस, ठीक। तो जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी वहां पे क्या रह जाएंगे? ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस। तब हम उस बॉडी को नाम देंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। यानी कि जो यहाँ पे गिलास रॉड है, जब हम इसको सिलिक क्लॉथ के साथ रब करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स अपना लूज करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज इसमें हो जाएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एक्यर करेंगे, ठीक। तो मैं इस गिलास रॉड को नाम देता हूं इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक। लेकिन वो चार्जेस आप ट्रांसफर हुए एक्चुअली किस में? ड्यू टू रबिंग किस में चार्ज चेंज हुए? वह ट्रांसफर हुए क्लॉथ में, सिलिक क्लॉथ में। इस सिलिक क्लॉथ में एक्सेस होगा किनका? इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि ट्रांसफर हुए ना इलेक्ट्रॉन्स किससे? सिलिक से किसकी ओर? ग्लास से किसकी ओर? सिलिक की ओर। तब हम इसको नाम देते हैं इट इज एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। उस बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज्ड नाम देंगे जिसमें एक्सेस अब होगा किनका? प्लस का। और इस बॉडी को नाम देंगे इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी अगर इसमें एक्सेस होगा किनका? इलेक्ट्रॉन्स का। जो यहाँ पे क्लॉथ है इसको में आप ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन्स किससे? गिलास रॉड से किसकी ओर? सिलिक की ओर। तब बोलेंगे गिलास रॉड इज एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी और जो गिलास रॉड है वो है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, लेकिन जो सिलिक है वो है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्यों? सिलिक में ज्यादा हुई आप किसकी चार्जेस? माइनस की। गिलास में किसकी चार्जेस ज्यादा है? प्लस की। क्लियर है ना? एक्सेस ऑफ प्रोटॉन अगर हो जाएगा तब हम नाम देंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अगर प्रोटॉन के बदले यहाँ पे एक्सेस किन का होगा? इलेक्ट्रॉन्स का, तब नाम देंगे इट इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी आप किसको बोलेंगे? अगर एक्सेस होगा किन का? इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक। तब बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अगर मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर मैं एक बैलून लूंगा, इसको रब करूंगा फर और वूल पे, ठीक। तब इसमें क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हमें वूल में होते हैं वो मूव करेंगे किसकी ओर? बैलून की ओर, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, आप कहां से कहां तक? वूल से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, किस में जाएंगे? बैलून में, ठीक। आप ज्यादा चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे? बैलून में ज्यादा नेगेटिव आप रहेंगे, तो बैलून को नाम देते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। लेकिन वूल से नेगेटिव निकले हैं तो फिर वहां पे ज्यादा क्वांटिटी किनकी रहेगी? प्लस चार्ज की, तो फिर वूल को नाम देंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी और बैलून को नाम देंगे
नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्लियर है यहां तक? लेकिन अब मैं यहां पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। किस किस की एग्जांपल बोली? वूल प्लस बैलून। बैलून को रब किया किसके साथ? वूल के साथ। ठीक, वूल से चार्जेस निकले, वो किस में एंटर हुए? बैलून में। तो बैलून को क्या नाम देंगे? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। वूल को क्या नाम देंगे? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक, लेकिन क्या इस वूल में जितनी भी चार्ज हैं क्या वो जाया हो गई? ठीक, या अगर बैलून की बात करेंगे, क्या इसने वो खुद प्रोड्यूस किए? नहीं ना। एक्चुअली हुआ क्या है? एक्चुअली मैकेनिज्म हुआ क्या है? मैकेनिज्म सिंपल है। वूल ने चार्जेस दिए किसको? बैलून को। इसको नाम देंगे ट्रांसफर। क्या देंगे नाम? ट्रांसफर। ठीक, न कि वूल ने अपने चार्जेस डिस्ट्रॉय किए, लेकिन हुआ क्या? इसने क्या किया? अपने चार्जेस को ट्रांसफर किया। किस में ट्रांसफर किया? बैलून में। न कि वूल में चार्जेस डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन बैलून में ज्यादा चार्जेस आए। इसका यह मतलब नहीं कि बैलून में क्रिएशन ऑफ चार्जेस हुआ, नहीं। एक्चुअली इसने गेन चार्जेस किए किससे? वूल से। न कि क्रिएशन ऑफ चार्जेस यहां पे हुआ। वूल में डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्जेस नहीं हुआ। जब न ही क्रिएशन न ही डिस्ट्रक्शन चार्जेस का होगा तब, मगर क्या मैकेनिज्म का? लेकिन ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होगा। इसको हम नाम देते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब? न ही चार्ज डिस्ट्रॉय होती है, न ही चार्ज क्रिएट होती है एक बॉडी में। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्जड बॉडी बन गई, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्जड बॉडी बन गई, इसका ये मतलब नहीं जो बॉडी पॉजिटिवली चार्जड बन गई उसकी चार्जेस डिस्ट्रक्ट हुई। लेकिन ऐसे ही जिस बॉडी में जो चार्ज माइनस आ गई, नेगेटिवली चार्जड बॉडी बन गई, उसमें क्रिएशन ऑफ चार्जेस नहीं हुई, न ही पॉजिटिवली चार्जड बॉडी में डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज हुई। मैकेनिज्म क्या हुआ है? एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ है। ठीक, इस मैकेनिज्म को जिसमें एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, ठीक, हम उस लॉ को नाम देते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेम एज डेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में ना ही मास क्रिएट होगा ना ही मास डिस्ट्रक्ट होगा, लेकिन क्या होता है? rearrangement takes place. Rearrangement of atoms takes place. Mass always remains constant. जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वैसे ही सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। जैसे कि वहां पे ना ही मास क्रिएट होता है ना ही मास डिस्ट्रक्ट होता है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी ना ही चार्ज क्रिएट होती है ना ही चार्ज डिस्ट्रक्ट होती है, लेकिन सिंपली क्या मैकेनिज्म होता है? एक बॉडी अपनी चार्जेस दूसरी बॉडी में मुंतकिल करती है। ठीक, न कि जो बॉडी दूसरे में मुंतकिल करेगी उस बॉडी में डिस्ट्रक्शन नहीं होती है। ठीक, अगर इसमें +5 चार्जेस है, अब है, ठीक, और -2 चार्जेस है। ठीक, ज्यादा कंट्रीब्यूशन किनका है? प्लस का या माइनस का? ऑब्वियस केस है, +5 है, तो ये बॉडी हमारे लिए क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ऐसे इस बॉडी में अगर अब -8 चार्जेस है, ठीक, और साथ में ही +2 चार्जेस है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? माइनस का। इसका मतलब यहां पे ये है, जो इस बॉडी में अगर न्यूट्रल की बात करेंगे, जो इसमें यहां से शिफ्ट हुए हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो किस में आए हैं? इस बॉडी में। ठीक, जब इन 3 माइनस इलेक्ट्रॉन्स को वापस में यहां पे लूंगा तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगी, ये भी न्यूट्रल हो जाएगी। क्लियर है ना? इसका मतलब है ट्रांस जो चार्ज हमारी है वो डिस्ट्रक्ट नहीं हुई है, ना ही इस बॉडी में चार्ज क्रिएट हुई है।
सिंपली मैकेनिज्म क्या हुआ है, एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ है। ठीक, जब एक बॉडी से मुंतकिल चार्ज होंगे दूसरे बॉडी में, वहां पे क्रिएशन ऑफ चार्ज अब नहीं होता है, लेकिन वो एक्चुअली चार्जेस दूसरे किसी बॉडी से आए होंगे। इस लॉ को हम नाम देते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है यहां तक? और एक साथ में ही और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलूंगा इसके साथ ही। अब यहां पे एग्जाम्पल मैंने बोली, दो बॉडीज है, एक में है +5 -2 और इसमें प्लस नहीं -8 क्यों और +2 क्यों। ठीक, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। क्लियर है ना? क्लियर है यहां तक? इसका मतलब है इस बॉडी ने इसको दिए हैं एक्चुअली -3 चार्जेस, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसको दिए। ठीक, अगर ये वापस अपने में 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये भी न्यूट्रल बन जाएगी, ये भी न्यूट्रल बन जाएगी। वर्ड यहां पे मैंने यूज किया, जब शिफ्ट ऑफ चार्जेस होते हैं तो हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है। एक बॉडी से जब अब चार्जेस मुंतकिल हो जाएंगे दूसरी बॉडी में, वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आधी चार्ज ट्रांसफर हुई, 1/2 चार्ज, 1/2 चार्ज ट्रांसफर नहीं होती है। या तो चार्ज बराबर 1 हो जाएगी ट्रांसफर, या 2, या लाख, या 1000। ठीक, न कि 0.5, न कि 0.6, न कि 0.100। ये एक्यूरेट वर्ड नहीं है। जब भी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हो जाएगा, या जब भी मैं देखूंगा एक बॉडी पे कितनी चार्ज है, मैं हमेशा बोलूंगा एक बॉडी पे या 10 चार्ज है, या 20 चार्ज है, या 100 चार्ज है, या 1 मिलियन चार्ज है। मैं कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करूंगा एक बॉडी पे 5.5 चार्ज है, एक बॉडी पे 10.5 चार्ज है। ठीक, हमेशा एक बॉडी पे क्या चार्ज होती है, इंटीजर मल्टीपल। जब मैं वर्ड यूज करूंगा इंटीजर मल्टीपल का, उस फिनोमिनन को नाम देते हैं, इट इज एक्चुअली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं? एक बॉडी पे हमेशा जो चार्ज होती है वो इंटीजर मल्टीपल में एग्जिस्ट होती है। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज मैंने यहां पे लिखा है। फंडामेंटल चार्ज यहाँ पे वर्ड है। फंडामेंटल चार्ज का मतलब है जो हमारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है या हमारे प्रोटॉन पे चार्ज है, इसको हम नाम देते हैं फंडामेंटल चार्ज। अगर एक बॉडी पे अब इन नटशेल देखेंगे, वो हमेशा जो इस पे चार्ज होगी वो हमेशा किस में होगी, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ठीक, यानी कि इस पे या तो 10 चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 100 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 100 प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि हमेशा किसका मल्टीपल होगा, इंटीजर मल्टीपल का। ठीक, उसको नाम देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक्चुअली वर्ड क्वांटाइजेशन मीन्स फिक्स्ड, यानी कि एक बॉडी पे चार्ज क्या होगी, फिक्स्ड चार्ज। ठीक, उस फिक्स ऑफ चार्ज को नाम देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप क्वांटाइजेशन कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यानी कि जब भी हम एक बॉडी पे फाइंड आउट करेंगे इस पे चार्ज कितनी है, हम हमेशा बोलेंगे वो चार्ज इंटीजर मल्टीपल में होगी, या तो लाख होगी, या तो 2 लाख होगी, या तो 1000 होगी, या 10,000 होगी। ना कि मैं कभी वर्ड यूज करूंगा फ्रैक्शन का। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ये बॉडी है, मैं बोलूंगा इस बॉडी पे 10 लाख चार्जेस है। ठीक, न कि मैं ये बोलूंगा इस बॉडी पे 5/3 चार्जेस है। इसको नाम देते हैं फ्रैक्शन, इसको नाम देते हैं इंटीजर। इंटीजर कैन बी प्लस,
integer can be minus. Plus indicates proton positive charge, minus indicates इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक, चार्ज हमेशा आप किसके मल्टीपल में होते हैं? इंटीजर मल्टीपल। लेकिन साथ वर्ड क्या है? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज है एक्चुअली चार्ज ऑन प्रोटॉन या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वर्ड मैंने यूज किया फ्रैक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती है, समझ आ रहा है? लेकिन जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे वहां पे आप देख सकते हो कि जो हमारे क्वार्क्स है उन पे फ्रैक्शन पे चार्ज होते हैं। ठीक, लेकिन उनमें आप देखोगे वो चार्जेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए वहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्वांटाइजेशन हमेशा हम वर्ड यूज करेंगे वो चार्ज वो फिक्स्ड जो इंटीजर मल्टीपल में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन साथ में आप वर्ड यूज रखोगे इंडिपेंडेंटली चार्ज एग्जिस्ट करनी चाहिए। इन केस ऑफ क्वार्क्स वहां पे वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर है ना? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमेशा आप वर्ड यूज करोगे वो चार्जेस हमेशा जो चार्जेस हमेशा इंटीजर मल्टीपल में एग्जिस्ट करते हैं मगर इंडिपेंडेंटली, उसको हम नाम देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? यानी कि एक बॉडी पे 1,00,000 चार्ज होंगे, 10,00,000 चार्जेस होंगे, 1000 चार्जेस होंगे, -10,000 चार्ज होंगे, -10 चार्जेस होंगे। ठीक, यह है इसका इंटीजर मल्टीपल। ना कि हम वर्ड यूज करेंगे फ्रैक्शन का। ठीक, जब भी इंटीजर की बात करेंगे तब हम इसको नाम देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर हम देखेंगे, अगर किसी बॉडी में देखनी है कितनी चार्ज है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्यू। क्यू मीन्स चार्ज ऑन बॉडी, ठीक, इज इक्वल टू प्लस या माइनस या सिंबल इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स है, और एन मीन्स नंबर कितने चार्ज है, और ई है। ये आपको मैंने पहले ही बोला, ई क्या है एक्चुअली? ये है एक्चुअली फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, जो हमें एग्जिस्ट होती है। जब हम लिखेंगे आप क्यू इज इक्वल टू एनी, यह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि एक बॉडी में हमेशा इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ चार्जेस है। एन है नंबर ऑफ एन इंटीजर यानी कि कितने हैं इस बॉडी में, और ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्यों है आप टोटल चार्ज आप इस बॉडी में कितनी है। अब प्लस चार्ज आएगी या माइनस चार्ज आएगी, लास्ट में प्लस और माइनस मिला के वो रिप्रेजेंट करते हैं हमें क्यू से, यानी कि इस बॉडी पे आप लास्ट में क्या चार्ज आएगी, और एन है इंटीजर वैल्यू क्या है, और ये है फंडामेंटल चार्ज दैट्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। उसको नाम देते हैं आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको इसमें होगा आप कमेंट सेक्शन में